नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। पंचतंत्र की कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तृतीय अध्याय की अगली कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है बोलने वाली गुफा। एक जंगल में खर नखर नाम का शेर रहता था। एक बार इधर उधर बहुत दौड़ धूप करने के बाद भी उसके हाथ कोई शिकार नहीं आया। अब भूख प्यास से उसका गला सूख रहा था। शाम होने पर एक उसे गुफा दिखाई दे गई, तो उस गुफा के अंदर घुस गया। सोचने लगा कि भाई रात के समय रहने के लिए इस गुफा में कोई ना कोई जानवर अवश्य आएगा, तो मैं उसे मारकर अपनी भूख मिटा लूँगा। तब तक इस गुफा में ही छिप कर बैठता हूँ। इस बीच उस गुफा का जो असली आदिवासी था, रहने वाला था, वो था दधी पुच्छ नाम का गीदड़। एक गीदड़ की वो गुफा थी और उस गीदड़ का नाम था दधी पुच्छ। अब वो वहाँ आ गया। उसने देखा कि गुफा के बाहर जो है शेर के पैरों के निशान है। अब ये शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर तो गए हैं, लेकिन बाहर नहीं आए। गीदड़ ने सोचा मेरी गुफा में कोई शेर गया अवश्य है, लेकिन वो बाहर आया या नहीं इसका कैसे पता लगाया जाए। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। गुफा के द्वार पर बैठकर वो किसी को संबोधन करके पुकारने लगा, मित्र मैं आ गया हूँ। तूने मुझे वचन दिया था कि मैं आऊँगा तो तू मुझसे बात करेगा। अब तू चुप क्यों है भाई? गीदड़ की पुकार सुनकर शेर ने सोचा शायद ये गुफा गीदड़ के आने पर खुद बोलती है और गीदड़ से बात भी करती है, जो आज मेरे डर से चुप है। अब उसकी इस चुप्पी से गीदड़ को मेरे यहाँ होने का संदेह हो जाएगा, इसलिए मैं स्वयं बोलकर गीदड़ को जवाब देता हूँ। अब अकल तो जितनी थी उसी के हिसाब से चलेगा ना। तो ये सोचकर शेर जो है स्वयं ही गरज उठा, दहाड़ मारने लगा। अब शेर की दहाड़ सुनकर गुफा भयंकर आवाज से गूंज उठी। गुफा से दूर के जानवर भी डर से इधर उधर भागने लगे। गीदड़ भी गुफा के अंदर से शेर की आवाज़ सुनकर समझ गया कि शेर तो यहीं है, मेरी गुफा में कब्जा जमाए हुए बैठा है। अब शेर ने तो अपनी मूर्खता से स्वयं ही उस गीदड़ को भगा दिया, जिसे पास लाकर वो खाना चाहता था। उसने ये ना सोचा कि गुफा कभी बोल नहीं सकती है, गुफा कभी बोलती है क्या, और गुफा का बोल सुनकर गीदड़ का संदेह पक्का हो जाएगा। रक्ताक्ष ने उक्त कहानी सुनाने के बाद अपने साथियों से कहा कि ऐसे मूर्ख समुदाय में रहना विपत्ति को बुलाना है। यानी देखिए कितनी बड़ी उन्होंने एक शिक्षा दे दी है कि मूर्खों के समुदाय में नहीं रहना चाहिए। जहाँ मूर्ख रहते हो वहाँ आप वो स्थान छोड़ दें तो आपके लिए अच्छा है। उसी दिन परिवार समेत रक्ताक्ष वहाँ से दूर किसी पर्वत कंदरा में चला गया। अब रक्ताक्ष के विदा होने पर स्थिर जीवी बहुत प्रसन्न होकर सोचने लगा, ये अच्छा ही हुआ कि रक्ताक्ष चला गया। इन मूर्ख मंत्रियों में अकेला वही चतुर और दूरदर्शी था। रक्ताक्ष के जाने के बाद स्थिर जीवी ने उल्लुओं के नाश की तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू कर दी। छोटी छोटी लकड़ियां चुनकर वो पर्वत की गुफा के चारों ओर रखने लगा। जब पर्याप्त लकड़ियां इकट्ठी हो गईं, तो वो एक दिन सूर्य के प्रकाश में उल्लुओं के अंधे होने के बाद अपने पहले मित्र राजा मेघवर्ण के पास गया और बोला, मित्र मैंने शत्रु को जलाकर भस्म कर देने की पूरी योजना तैयार कर ली है। तुम भी अपनी चोंचों में एक एक जलती लकड़ी लेकर उलुक राज के दुर्ग के चारों ओर फैला दो। दुर्ग जलकर राख हो जाएगा, शत्रु दल अपने ही घर में जलकर नष्ट हो जाएगा। ये बात सुनकर मेघवर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने स्थिर देवी से कहा, महाराज कुशल क्षेम से तो रहे, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं। स्थिर जीवी ने कहा, वत्स ये समय बातें करने का नहीं है। यदि किसी शत्रु ने वहां जाकर मेरे यहाँ आने की सूचना दे दी तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। शत्रु कहीं दूसरी जगह भाग जाएगा। जो काम शीघ्रता से करने योग्य हो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रु कुल का नाश करके फिर शांति से बैठकर बातें करेंगे।
मेघवर्ण ने बात मान ली। कौवे सब अपनी चोंचों में एक एक जलती हुई लकड़ी लेकर शत्रु के दुर्ग की ओर चल पड़े और वहां जाकर लकड़ियां दुर्ग के चारों ओर फैला दी। उल्लुओं के घर जलकर राख हो गए। सारे उल्लू अंदर ही अंदर तड़प कर मर गए। इस प्रकार उल्लुओं का वंशनाश करके मेघवर्ण वायसराज फिर अपने पुराने पीपल के वृक्ष पर आ गया। विजय के उपलक्ष्य में सभा बुलाई। इस चिरंजीवी को बहुत सा पुरस्कार दिया। मेघवर्ण ने उससे पूछा, महाराज आपने इतने दिन शत्रु के दुर्ग में किस तरह व्यतीत किए, कुछ तो बताइए। शत्रु के बीच रहना तो बड़ा संकट को दावत देने के बराबर, हर समय प्राण गले में ही अटके रहते हैं। इस चिरंजीवी ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात ठीक है, किंतु मैं तो आपका सेवक हूँ। सेवक को अपनी तपस्या या अपने करने के ढंग से अंतिम फल का इतना विश्वास होता है कि वो क्षणिक कष्टों की चिंता नहीं करता। इसके अतिरिक्त मैंने ये देखा कि तुम्हारे प्रतिपक्षी उलुक राज के मंत्री महामूर्ख हैं। एक रक्ताक्षी बुद्धिमान था, वो भी उन्हें छोड़ गया। मैंने सोचा यही समय बदला लेने का है। शत्रु के बीच विचरने वाले गुप्तचर को मान अपमान की चिंता तो छोड़नी ही पड़ती है। वो केवल अपने राजा का स्वार्थ सोचता है। मान मर्यादा की चिंता का त्याग करके अपने स्वार्थ साधन के लिए चिंताशील रहता है। अवसर देखकर उसे शत्रु को भी पीठ पर उठाकर चलना चाहिए। जैसे काले नाग ने मेंढक को पीठ पर उठाया था और सैर कराई थी। तो मेघवर्ण पूछता है, वो कैसे भाई? तब इस चिरंजीव ने सांप और मेंढकों की कहानी आगे सुनाई। अब वो कहानी क्या थी, अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा और अपनी अगली जनरेशन को ये कथाएं, कहानियाँ अवश्य सुनाइएगा। नमस्कार।